अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग देखने के बाद यू मे हैव सम क्वेश्चंस और इस वीडियो में इस एंडिंग को पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा। इफ इंटरेस्टेड स्टे बैक फॉर इट। टू स्टार्ट ऑफ विथ, जब लीवाई ज़ीक को मार देता है तब रमलिंग रुक जाती है क्योंकि एरन हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद समवन ऑफ रॉयल ब्लड ताकि रमलिंग चलती रहे। जब ज़ीक मर जाता है वो कॉन्टैक्ट टूट जाता है, इसलिए रमलिंग रुक जाती है और एरन के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो फिर से रमलिंग एक्टिवेट कर दे। आर्मिन उसके एक्सप्लोजन की वजह से बना हुआ एक क्रेटर से निकलते हुए दिखता है। जब उसे ये रियलाइज होता है कि द ओनली थिंग ही कैन डू जो एरन को रोक सकता है वो इसे मारना। इसी बीच वो कीड़ा हलुसिना जीनिया जो एरन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसे रेनर ने पिन डाउन किया था और ये कीड़ा वही है जिसने 2000 साल पहले अपने आप को यमीर से अटैच किया था टू क्रिएट द वेरी फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन। यानी यही कीड़ा जिम्मेदार है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइटन्स। पर एरन अब भी जिंदा है और एक और एक्सप्लोजन होता है जिससे एरन अब कोलोसल टाइटन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह करने की पावर उसे यमीर से मिलती है। इसी पावर से एरन ने सारे पुराने टाइटन्स को अपने बैक पे समन किया था जब वो डूम्सडे टाइटन के फॉर्म में था। आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द कोलोसल टाइटन, हम एरन और आर्मिन के बीच एक 1v1 देख सकते हैं जब दोनों अपने कोलोसल टाइटन के फॉर्म में थे। जब यह चल रहा था तब हलुसिना जीनिया ने एक स्मोक रिलीज कर दिया था जिसे सारे लोग जो भी फोर्ट साल्टा पे थे उन्होंने इनहेल कर दिया। ये स्मोक इनहेल करने से अब सारे लोग टाइटन्स में बदल जाते आफ्टर हियरिंग अ स्क्रीम फ्रॉम समवन विद द सेम एबिलिटी एज ज़ीक। पर यह स्मोक डायरेक्टली उस कीड़े से निकला था जिसका मतलब है कि डिले ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्योर टाइटन्स पक्की है विथ और विदाउट द स्क्रीम। इस चीज़ को लीवाई समझ जाता है और मिकासा और पी को फाल्को पे चढ़ के उधर से निकलने को बोलता है क्योंकि अक्करमैन और टाइटन शिफ्टर्स को इस गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी अपने पेरेंट्स को मरने के लिए छोड़ के जाने के लिए हेजिटेंट होती है, भले ही वो एक वॉरियर है। दिस वॉज अ ब्रेकिंग पॉइंट। पर इस मोमेंट पे लीवाई बोलता है कि वी बोथ नो व्हाट वी नीड टू डू बेटर देन एनीवन एल्स और पीक ना चाहते हुए भी उधर से निकलती है। एक मूवमेंट कोनी और जीन का भी दिखाया जाता है जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स और यही उनके लिए अंत है और याद करते हैं उस दिन का व्हेन दे बर्न द बॉडीज आफ्टर शिगानशिना रेड। इसके बाद हलुसिना जीनिया ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है टर्निंग द पीपल इनटू प्योर टाइटन्स जो अटैक करते हैं रेनर पे। पीक एंड एनी उसे बैकअप प्रोवाइड करते हैं एज अ कार टाइटन एंड फीमेल टाइटन, व्हाइल मिकासा और लीवाई वेट करते हैं एक मौके का जिससे वो एरन को मार सकते हैं। इसी वक्त मिकासा एक ड्रीम लाइक स्टेट में चली जाती है जहां वो माउंटेन्स में होती है विद अ केबिन और एरन उसे नींद से उठाता है। और सिमिलर टू एपिसोड 1, इस बार हम मिकासा के आंखों में आंसू देख सकते हैं। फोरशैडोइंग की एपिसोड 1 में एरन ने जो नाइटमेयर देखा था वो सपना नहीं बल्कि फ्यूचर मेमोरीज थी। मिकासा को लगता है कि वो उधर बिलोंग नहीं करती है, पर एरन बोलता है कि वो दोनों वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन दोनों ने सबको छोड़ के भाग निकले थे टू लिव अ पीसफुल लाइफ। एरन बोलता है कि 2 महीने में इन्वेजन ऑफ पैराडाइज होने वाला था और उसके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि वो ना ही हिस्टोरिया को सैक्रिफाइस कर सकता था ना ही वो सारे लोगों को मार सकता था आउटसाइड द वॉल्स। इससे हमें ये पता चलता है कि एरन के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट वो एक्टिवेट रमलिंग क्योंकि इधर मार्ली वुड कमिट जेनोसाइड और ही वुड कमिट जेनोसाइड। इसके बाद एरन मिकासा से एक प्रॉमिस करने को बोलता है कि एरन के मरने के बाद मिकासा उसके दिए हुए स्कार्फ को फेंक देगी और कि वो एरन को भूल के नई जिंदगी जिएगी। पर मिकासा जब उस ड्रीम लाइक स्टेट से निकलती है वो बोलती है कि वो ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती है और लीवाई को बताती है कि एरन इज लोकेटेड इनसाइड द कोलोसल टाइटन्स हेड। ये सुनने के बाद लीवाई थंडर स्पीयर के इस्तेमाल से एक ओपनिंग क्रिएट करता है जिससे मिकासा अंदर घुस के एक स्प्लिट सेकंड में एरन के हेड शरीर से अलग कर देती है, जिसके तुरंत बाद मिकासा और एरन के फाइनल मोमेंट्स होते हैं उसी केबिन में जहां वो एरन से बोलती है सी यू लेटर एरन। बैक टू रियलिटी, मिकासा के हाथ में एरन का सर होता है और वो दोनों एक फाइनल किस शेयर करते हैं। एरन जब आर्मिन से बात कर रहा होता है तब वो बताता है कि ही बीट अप आर्मिन क्योंकि उसे मिकासा और आर्मिन से डिस्टेंस क्रिएट करना था बाय पुशिंग देम अवे टू प्रोटेक्ट देम। इसने ये चीज़ इसलिए भी किया क्योंकि जब वो एरन को मारते तब वो लोग हीरोज बन जाते हु सेव्ड ह्यूमैनिटी और ये एल्डियन से जिन्होंने इस रमलिंग को एंड किया था तो उनके बारे में लोगों की सोच भी बदल जाती, जस्ट लाइक द टाइबर फैमिली आफ्टर द ग्रेट टाइटन वॉर। पर आर्मिन बोलता है कि उसे एक हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एरन आर्मिन को बताता है कि यमीर किंग फ्रिट्ज की बात मानती रही 2000 साल तक क्योंकि यमीर किंग फ्रिट्ज से प्यार करती थी डिस्पाइट हाउ बैडली द किंग ट्रीटेड यमीर। 2000 साल तक यमीर सफ़र करती रही और चाहती थी कि कोई आके उसे अपनी इस सफरिंग से बचाए और वो कोई थी मिकासा।
मिकासा क्यों है वो बात एक्सप्लेन नहीं किया गया था और एरन बताता है कि ये बात सिर्फ फाउंडर यमीर को ही पता है। पर हम स्पेकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मिकासा ने एक ऑप्शन चुना ऑफ एंडिंग द साइकिल ऑफ हेट बाय किलिंग द पर्सन शी लव्स, दैट इज एरन। पर यमीर इसी चीज़ में नाकामयाब रही क्योंकि वो कभी भी उतनी बहादुर नहीं थी या उसमें कभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो किंग फ्रिट्ज को मार के साइकिल ऑफ हेटेड एंड वॉर को ख़त्म करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ किंग और उसके दिए हुए बच्चे थे। आर्मिन अब तक फिगर आउट करता है कि मेडल सेरेमनी के टाइम एरन ने क्या देखा था जब उसने हिस्टोरिया की हाथ को टच किया था। एरन बताता है कि माई हेड हैज़ गॉटन ऑल मेस्ड अप और फाउंडर की पावर की वजह से उसे पास्ट और फ्यूचर का अंतर नहीं पता है क्योंकि सब कुछ एक यूनिसन में चल रहा है। 2000 साल की हिस्ट्री और इन्फिनिट फ्यूचर दोनों साथ में चल रहे थे उसके सिर में और वो इसे और नहीं सह पाया, इसलिए ही हैड टू डू इट। एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट लेके एरन बताता है कि उस दिन जब शिगानशिना पे अटैक हुआ था तब बेरसमस का मरने का टाइम नहीं था, इसलिए स्माइलिंग टाइटन बेरसमस को इग्नोर कर देती है एरन के बोलने पर, बट इवेंचुअली द स्माइलिंग टाइटन ईट्स एरन्स मॉम। इस बात के बाद सीनरी शिफ्ट होके सी पे आ जाती है जो सिमिलर थी सीजन 3 के एंड में सी की सीनरी थी उसके साथ। यहाँ आर्मिन एरन से पूछता है कि क्या मिकासा उसे भूल के मूव ऑन कर सकती है, जिसके जवाब में एरन बोलता है हु नोस। ये जवाब सुन के आर्मिन गेट्स एंग्री एंड पंचेस एरन और वो बोलता है कि उसने एरन को अभी तक माफ नहीं किया है और ये भी पूछता है कि वो कैसे मिकासा के प्यार को ऐसे डिसरिगार्ड कर सकता है। इसे सुन के एरन इमोशनल होकर कैरेक्टर ब्रेक करता है। इस सीन को देख के समझ में आता है कि एरन ने कितना सहा है। एरन चाहता है कि मिकासा उसे ना भूले और उसके मरने के बाद भी मिकासा उसको याद करे फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ये वाला एरन जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया था वो उसका ट्रू सेल्फ था और इतने साल वो एक फसाड बना के जी रहा था ताकि वो इस सिचुएशन के साथ कोप कर सके। एरन के पास कोई और चॉइस नहीं था क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन टू द सिचुएशन एंड ही वॉज फोर्स्ड टू डू द थिंग्स ही डिड इंक्लूडिंग द रम्बलिंग, जो ना करने का ऑप्शन उसके पास था ही नहीं। एरन को कभी भी इस रोल में होना ही नहीं था, इसलिए हम रम्बलिंग ओपनिंग में ये लाइन सुनते हैं, आई नेवर वॉन्टेड टू प्ले द किंग। एरन डजंट वॉन्ट टू डाई, उसे मिकासा और सभी के साथ और समय स्पेंड करना था। ये बातें सुन के आर्मिन बोलता है कि कोई और तरीका ज़रूर होगा जब एरन रिवील करता है कि उसने ऑलरेडी 80% ऑफ द पॉपुलेशन को मार दिया है इस रम्बलिंग से, कि कोई और तरीका नहीं था और वो कितना भी कोशिश कर ले ये फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड था और यही होने वाला था। एरन को अपनी डैड की मेमोरी फ्लैश होती है जहाँ वो बोलता है कि एरन यू आर फ्री, और वो और आर्मिन वादा करते हैं कि वो फिर से मिलेंगे पर हेल में and that Eren will be waiting for Armin in hell। इसके बाद मिकासा एरन के हेड को अपने हाथ में लेके आती है। तब रिवील होता है कि उसकी आखिरी एक्शन के तौर पे एरन सारे टाइटन की पावर को वैनिश कर देगा और सारे लोग जितने भी टाइटन फॉर्म में थे अब नॉर्मल ह्यूमन के फॉर्म में जिएंगे, जिससे उसके दोस्त फिर से जिंदा हो सके और एक लंबी जिंदगी जी सके। और ये भी दिखाया गया है कि एरन ने सबसे इंडिविजुअली बात किया जस्ट लाइक मिकासा एंड आर्मिन, सबसे एक्सेप्ट पीक को जो अपनी डिसअपॉइंटमेंट जताती है ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू हिम। एरन ने कॉनी से कहा कि उसकी मॉम अब एक नॉर्मल ह्यूमन में बदल जाएगी और एनी से कि वो एक लंबी ज़िंदगी जी सकती है, जिसके रिस्पॉन्स में एनी बोलती है कि वो इस चीज़ को कभी चाहती नहीं थी व्हाइल कॉलिंग एरन अ सुसाइडल ब्लॉकहेड। एक और इमोशनल मोमेंट जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, दैट इज़ लीवाई को रोते हुए देखना। लीवाई एक पत्थर के पास बैठा होता है जब उसे अपने मरे हुए कॉमरेड्स और दोस्त दिखते हैं। जब वो रियलाइज़ करता है कि दिस इज़ वॉट दे डेडिकेटेड देयर हार्ट्स फॉर, और हम एक आखिरी बार वो आइकॉनिक पोज देख सकते हैं। जीन और कोनी को भी शासक की एक इल्यूजन दिखती है जिसे देख के वो दोनों भी रोते हैं। गाबी और फाल्को के बीच में भी एक होलसम मूवमेंट देखने को मिलता है और रेनर भी अपने मॉम के साथ रियूनाइट करता है। मिकासा एरन के सिर को बरी करने के लिए निकल जाती है। वो एरन को उसी पेड़ के नीचे बरी करना चाहती थी जहां एरन रेस्ट करता था, विच वॉज द वेरी फर्स्ट प्लेस जहां हमने एरन को देखा था इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन। हम ymir की आंखें फर्स्ट टाइम क्लियरली देख सकते हैं और मिकासा उसे अपनी सफरिंग से फाइनली फ्री करती है और एंड करती है बाई सेइंग रेस्ट इन पीस ymir। आर्मिन इसी बीच मार्लियन सोल्जर्स के साथ पीस क्रिएट करता है बाई टेलिंग देम कि वो एक एल्डियन है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग एरन। उस इंसिडेंट के 3 साल बाद हिस्टोरिया को अपने बच्चे के साथ खुशी से जीते हुए देख सकते हैं, पर जो भी उस दिन को सर्वाइव किया था दे विल नेवर फॉरगेट द ट्रॉमा ऑफ दैट डे। नए प्रॉब्लम्स के चलते हुए नेशन ऑफ इंडिया में एक न्यू आर्मी फॉर्म होता है
जिसको येगरिश कंट्रोल करते हैं आउट ऑफ फियर ऑफ रिटेलिएशन, सिंबलाइजिंग दैट वो फाइट जो उस दिन शुरू हुआ था वो खत्म तभी होगा जब एल्डिया के सारे लोग मर जाएंगे या वॉल के उस तरफ वाले सारे लोग मर जाएंगे। हम अपने फॉर्मर ओजी सोल्जर्स को एक शिप पे देख सकते हैं जहां वो हिस्टोरिया और येगरिश से मिलने जा रहे थे। उन्हें एक डर था कि एल्डियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मार देंगे क्योंकि उन्होंने अपने आइलैंड को बिट्रे किया था बाय किलिंग देयर ओनली होप एरन येगर। एक और मूवमेंट जो मांगा में नहीं था, हम लीवाई को देख सकते हैं बच्चों को टॉफी देते हुए। पर्सनली मुझे ये फनी लगा क्योंकि ये बंदा ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था। और उसी वक्त मिकासा को दिखाया जाता है जो एरन के पास बैठ के उनके इंतज़ार कर रही होती है। इस सीन में हम प्रोग्रेस को देख सकते हैं एज उधर कोई वॉल्स नहीं थी और सिर्फ रम्बलिंग की मार्क्स बची थी। इसी बीच मिकासा रोने लगती है पर तभी एक बर्ड आके उसका स्कार को उसके अराउंड रैप करता है, सिंबलाइजिंग कि सारी वॉर खत्म हो चुकी है। और ये चीज़ होने की वजह से मिकासा वो मोमेंट याद करती है जब एरन ने उसको ये स्कार्फ पहनाया था और इसलिए मिकासा बोलती है थैंक यू एरन। टाइम के साथ मिकासा कीप्स विजिटिंग एरन। जब उससे चला भी नहीं जा रहा था तब व्हील चेयर पे आती है और इवेंचुअली ओल्ड एज के कारण मर जाती है बट विद द स्कार्फ स्टिल अराउंड हर नेक। थोड़ी सेंचुरीज बाद जब डेवलपमेंट होती है वी कैन सी कि फिर से वॉर की वजह से सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, सिंबलाइजिंग कि ट्रू पीस विल नेवर बी अचीव्ड बाय ह्यूमंस और साइकिल ऑफ हेट्रेड कीप्स ऑन गोइंग। ये सीन देखने के बाद मुझे मादरा की स्पीच याद आ गई। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. पता है कि एओटी के बीच में मादरा क्यों आ गया, पर इस स्पीच से बेटर एक्सप्लेनेशन कोई और नहीं था। ओके, ओपिनियन टाइम। एट द एंड आफ्टर 10 years ये शो फाइनली ख़त्म हो रहा है। ये शो द ग्रेटेस्ट इफ़ नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम में ज़रूर आएगा। इस एनिमे ने मेरे लाइफ को देखने का तरीका बहुत बदल दिया है। एनिमे इंडस्ट्री पे भी बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया है इस शो ने। भले ही मांगा से थोड़ी बहुत चेंजेस किया हो और रेनर को ऐसी एंडिंग देना कि द लास्ट थिंग ही डिड वाज स्निफ द लेटर जो हिस्टोरियन ने भेजा था। ये छोटी मोटी फ्लॉज के बावजूद मैं ये कुछ लाइन बोलूँगा जिसे मैं एओटी को हमेशा याद रखूँगा। Be it the plot or the foreshadowing, the pacing or the animation, the characters or the world building, the art or the cinematography, the soundtrack or the action, the complexity or the depth, you name it and this anime has delivered in all areas. इसलिए मेरे लिए ये personally the greatest anime of all time है। At last, thank you Isayama. And thank you to all the people who have contributed in any way to create this spectacular anime. Watching the end screen and seeing the end literally breaks my heart. But nothing good will last forever and this was a perfect ending for the story. ये आयरॉनिकल होगी कि विद द एंड ऑफ दिस शो आई स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी और ये भी कमेंट कर देना कि आगे कैसे वीडियोस देखना चाहते हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।